हेलो बच्चों, आज अपने 12वीं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपने विद्युत क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो उस चैप्टर के बारे में बात करने के लिए मैंने कुछ ये चीज़ें लिखी और वो आप लिख भी सकते हैं, वीडियो में सब कुछ शो हो रहा है आपको। तो उस चैप्टर के बारे में अगर अपनी बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें शुरुआत किससे करनी पड़ती है? आवेश से करनी पड़ती है। वैसे तो हम पुरानी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आवेश के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर अपने कहें कि वो कण जिनके मध्य अनन्य क्रियाएं होती हैं, हम लिख सकते हैं मध्य, कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया, वो कण जिनके मध्य अनन्य क्रियाएं होती हैं वो कण क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है वो विद्युतमय हो गया, तो अर्थात उसके अंदर एक विशेष गुण आ गया, और वो विशेष गुण मतलब उसके अंदर आवेश आया है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये आवेश कहते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें तो आवेश के बारे में शुरुआत जो की वो किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मतलब इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में बताने के लिए। तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। हम ये पढ़ चुके हैं 9th और 10th में, हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मैंने एक डायग्राम भी बनाया। इस डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको वापस यहाँ पे लेके चलूंगा कि मैंने कहा है कि आवेश की बात की थी, कणों के मध्य अनन्य क्रिया। तो मैंने एक उदाहरण लिखा है घर्षण विधि का। तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि जैसे कांच की छड़ जो होती है उसको अगर रेशम के कपड़ा, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क। रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ जो करती वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ये हुई कैसे? मतलब रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो रेशम का कपड़ा क्या करता है? कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कांच की छड़ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित। और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित। मतलब इनके बीच में क्या हुई है? एक प्रकार की अनन्य क्रिया हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक लिखा है, जैसे एबोनॉइड की जो छड़ होती है उसको अगर बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो एबोनॉइड की छड़ क्या करती है? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो एबोनॉइड की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल क्या हो जाती है? धनावेशित। तो इसी की उदाहरण हमने यहाँ पे लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझने के लिए। जैसे ये एक दृढ़ आधार से एक कांच की छड़ लटकी हुई है, कांच की छड़ धनावेशित, मतलब हमने इसको पहले रेशमी कपड़े पर रगड़ के लेके यहाँ पे लटकाया है, इसलिए ये धनावेशित हो गई है। अब इसके पास एक और कांच की छड़ लेके आए, और जब इसको लेके आते हैं तो दोनों धनावेश मतलब समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने बात करें, जैसे एबोनॉइड की 2 छड़ें ली, दोनों छड़ों को हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ा, मतलब घर्षण करवाया, तो एबोनॉइड की छड़ क्या हो गई? ऋणावेशित। एबोनॉइड की छड़ एक को तो हमने क्या किया? दृढ़ आधार से लटका दिया, और दूसरी छड़ को हम इसके पास लेके आए, फिर यहाँ पे भी समान आवेश मतलब ऋणावेश और ऋणावेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब तीसरा उदाहरण, एक हमने कांच की छड़ ली जो हमने क्या किया? रेशमी कपड़े पर या सिल्क पर रगड़ के लटका दी। दूसरी हमने एबोनॉइड की छड़ ली जो हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ के यहाँ पे इसके पास लेके आए। तो कांच की छड़ पर धनावेश, एबोनॉइड की छड़ पर ऋणावेश, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये तो था आवेश के बारे में कुछ नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से बात करते हैं आवेशित करने की विधि कौन कौन सी है। 3 विधियां मुख्य हैं जो हम बात करते हैं। एक होती है घर्षण विधि, दूसरी होती है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, तीसरी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले घर्षण विधि से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी इस चीज को समझने के लिए, तो घर्षण विधि में क्या कहता है कि अगर हम किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े या सिल्क पर रगड़ते हैं या घर्षण करवाते हैं, टच करके इस तरीके से हमने इसके ऊपर घर्षण करवाया, तो क्या करता है? रेशमी कपड़ा, जैसे ये कांच की छड़ है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो कांच की छड़ पर तो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जिसके कारण ये क्या होगी? पॉजिटिव। रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसलिए इस पे क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। अगर हम इसी का एक और उदाहरण ले बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल पर 2 चीजें, जैसे प्लास्टिक की छड़ या एबोनॉइड की छड़। प्लास्टिक की छड़ अगर हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ क्या करती है? बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, जिससे प्लास्टिक की छड़ तो क्या हो जाती है? ऋणावेशित। इसी प्रकार एबोनॉइड की छड़ को भी अगर हम बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो ये एबोनॉइड की छड़ बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, तो ये क्या हो जाएगी? ऋणावेशित।
इसका मतलब बिल्ली की खाल ने क्या किए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो मतलब क्या हो गया, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी हो गई। इसका मतलब बिल्ली की खाल क्या हो गई, धनावेशित हो गई। एक तीसरा उदाहरण ऊनी कपड़ा देखो, और ऊनी कपड़े पर हम 4 चीजें ले रहे हैं, जैसे एम्बर की छड़ होती है, एबोनॉइड की छड़ होती है, प्लास्टिक की छड़ होती है और रबड़। अगर हम इनकी बात करें तो इनको अगर ऊनी कपड़े पर रगड़ें तो ये एम्बर, एबोनॉइड हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे रबड़ हो, वो ऊनी कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण, जिसके कारण इन एम्बर, एबोनॉइड, प्लास्टिक और रबड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। इसी प्रकार अगर अपने यहाँ पे बात करें ऊनी कपड़े पर, तो ऊनी कपड़े ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसका मतलब ऊनी कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई, इसलिए ऊनी कपड़ा क्या हो गया, धनावेशित हो गया। दूसरा मैंने ये बताया है कि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, जैसे हम स्पर्श करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्या कहता है कि मान लिया हमारे पास 2 धात्विक गोले, एक तो अनावेशित है और एक क्या है, आवेशित है। हम आवेशित धनावेशित भी ले सकते हैं, ऋणावेशित भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक आवेशित लिया है धनावेशित, इसको हम आवेशित गोले के अभी पास लेके गए हैं लेकिन स्पर्श नहीं करवाया। अगर हम इसको दोनों को स्पर्श करवा देते हैं, जैसे मैंने लिखा है संपर्क में वस्तुएं, दोनों गोलों को संपर्क करवा दिया तो क्या होता है, स्पर्श या चालन द्वारा क्या होता है, समान रूप से आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो दोनों क्या हो गए, आवेशित। अब इन्हें अलग अलग कर दो तो दोनों क्या प्राप्त हो गया, हमें दोनों पर धनावेश की प्राप्ति होगी। यही चीज हम ऋणावेश के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऋणावेश होता है, इन दोनों को अटैच करते तो क्या हो जाता, दोनों पर ऋणावेश आ जाता। तीसरी स्थिति लिखी है हमने, प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन से, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये, जैसे ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले मैंने बात की, मान लो ये धात्विक गेंद है या बॉल है, धात्विक गेंद है, ठीक है। इसके पास हमने क्या किया, एक छड़ लेके आए। छड़ कौन सी है, ऋणावेशित, मतलब हमने एक एबोनॉइड की छड़ लिया है। कौन सी लिया है, एबोनॉइड की छड़। अब एबोनॉइड की छड़ जब यहाँ पे लेके आते हैं तो धात्विक गेंद है, इसका मतलब कि अभी उदासीन अवस्था में था, लेकिन अब ये ऋणावेश क्या करेगा, इस धात्विक गेंद के ऋणावेशों को प्रतिकर्षित करेगा। वो तो इधर एक सतह पे आ जाएंगे, ठीक है, और धनावेश किधर आ जाएगा, इस ऋणावेश के पास आकर्षित होकर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस धात्विक गेंद के ऋणात्मक वाले सिरे को हमने भू संपर्कित कर दिया, जिससे ऋणावेश किधर चला गया, भूमि में, ठीक है। धनावेश यहीं पे है जो कि इसके आकर्षण बल से बंधा हुआ। अब हमने इस भू संपर्क वाले क्षेत्र को हटा दिया तो मतलब ये हुआ कि अब इस पे जो ये धनावेश था वो क्या हुआ, समान, अभी भी यहाँ पे, लेकिन जैसे हम छड़ हटा देंगे और इसको हटा देंगे तो धनावेश समान हो। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम इस छड़ को और भू संपर्कित वाले हिस्से को हटा दें तो क्या हो जाएगा, फोर्थ स्थिति हमें प्राप्त होगी, मतलब ये जो धनावेश है वो इस धात्विक गोले पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आवेशों का संसूचन कैसे किया जाता है। आवेशों के संसूचन के लिए विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। विद्युतदर्शी में है क्या, इसमें कांच की एक जार या बोतल कह सकते हैं, और इस कांच के जार में क्या लगा होता है, ऊपर अगर हम बात करें तो धात्विक डिस्क होती है, और धात्विक डिस्क की सहायता से एक धात्विक छड़ जुड़ी होती है, और धात्विक छड़ पर 2 स्वर्ण पत्र, मतलब सोने की, गोल्ड की पत्तियां जुड़ी होती है, ठीक है। और वो क्या कहता है कि यहाँ पे इसको अंदर अटैच करने के लिए एक और, मतलब कुछ आलक की सहायता से, एक और की सहायता से अटैच कर दिया जाता है। अब क्या कहता है कि अगर हम इस धात्विक डिस्क के पास या इसके संपर्क में हम एक धनावेशित छड़ लिए, अब धनावेशित छड़ जो है हम इसके संपर्क में ले आए तो क्या होगा, ये धनावेशित इसके ऊपर आएगा, डिस्क की सहायता से धात्विक छड़ से, और धात्विक छड़ से स्वर्ण पत्रिकों पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वर्ण पत्रियां जो है, स्वर्ण पत्र जो है, इन पर समान आवेश आ जाएगा, और समान आवेश आते ही क्या हो जाएंगे, स्वर्ण पत्र फैल जाएंगे, ठीक है। अब स्वर्ण पत्र ये फैल जाएंगे, इसका मतलब हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मान लो कि इसके ऊपर, एक के ऊपर समान धनावेश और एक के ऊपर ऋणावेश आ जाता, मतलब असमान आवेश आ जाता, तो ये क्या हो जाती है, स्वर्ण पत्रिकाएं क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसका मतलब क्लियर ये है कि हम यहाँ पर आवेशों के सहसूचन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आवेशों का मात्रक, तो आवेश का मात्रक जो होगा उसकी बात करेंगे, तो आवेश का मात्रक कैसे प्राप्त हुआ, किस तरीके से प्राप्त हुआ, वो चीज सीखेंगे। देखो, चूंकि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और
ये जानते हैं हम, 10वीं में पढ़ चुके हम कि भाई धारा I बराबर होता है Q बटा T, और यहां से हम बात कर सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, तो यहां से हमें आवेश का मात्रक प्राप्त हो सकता है। I इंटू टी मतलब हम लिख सकते हैं I एम्पियर में, और क्या हो गया T जो समय है, समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो अगर हम बात करें कि भाई आवेश का SI मात्रक जो होगा, आवेश का SI मात्रक जो होगा वो हम उपयोग करते हैं कौन सा, कूलाम उपयोग करते हैं। अब वो क्या, किस तरीके से लिखेंगे, जो एक कूलाम होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, और ये तो हो गया SI मात्रक। अगर हम CGS पद्धति में मात्रक की बात करें तो CGS पद्धति में मात्रक जो होगा, हमें CGS पद्धति में मात्रक की बात करें तो होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की पावर 9 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस CGS पद्धति में इसका क्या आ गया, हमें मात्रक। अब एक और जो मात्रक है, अन्य मात्रक जो है वो होता है 1 फैराडे। फैरड नहीं है, ये क्या है, फैराडे है। 1 फैराडे बराबर हो गया 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये मात्रक देखो, पहला मात्रक क्या आया, सीधा कूलम, और कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इंटू सेकंड, मतलब ऐसा ही मात्रक हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो CGS पद्धति में मात्रक, CGS पद्धति में 1 कूलम बराबर किसके होता है, 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और हमारे पास नेक्स्ट जो आया, अन्य मात्रक आया 1 फैराडे आया। 1 फैराडे कितना, 96,500 कूलम प्राप्त हुआ। अब हम इसमें कुछ अन्य मात्रकों की बात करेंगे और इसकी विमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम विमा की बात कर लेते हैं। तो विमा की बात कैसे करेंगे वो समझिए आप। विमाएं हमने 11वीं में फर्स्ट चैप्टर में निकाली हुई है, सीखी भी हुई है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं। देखो इसके आवेश की विमा, देखो विमा जो होती है हमेशा सूत्र से लिखी जाती है, तो आवेश की विमा, ठीक है, क्या है, A एम्पियर धारा का क्या हो गया A, और समय किससे नोट करते हैं हम, कैपिटल T से नोट करते हैं। तो इसमें ना तो द्रव्यमान की बात हो रही है और ना ही किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही, तो हम क्या लिखेंगे, M0 L0 A1 और T1। ये आ गया किसकी, आवेश की विमा आ गई। अब हम बात करते हैं किसके, अन्य मात्रक कुछ और भी होते हैं। जो न्यूमेरिकल में अधिकतर मात्रक जो उपयोग होता है वो होता है जैसे माइक्रो कूलम या नैनो कूलम। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 माइक्रो कूलम जो होता है वो होता है 10 की पावर -6 कूलम, और 1 नैनो कूलम जो होता है 10 की पावर -9 कूलम, और 1 पिको कूलम जो होता है वो 10 की पावर -12 कूलम। ये हमने बात की है आवेश, और आवेश की प्रकार, आवेशन की विधि, आवेश का संसूचन, आवेश का मात्रक, ये अभी हमने शुरुआत की। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत है। अभी इसमें हम और भी पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या क्या है, और प्रॉपर्टी अधिकतर क्या होती है पेपर में कई बार पूछ भी लेता है। आवेशों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ नियम, जैसे कूलाम का नियम, जैसे हमने 11th में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर किया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही कुछ मिलता जुलता होगा आपको इसका कूलाम का नियम मिलेगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, फिर हम विद्युत क्षेत्र, जो कि इस पूरे चैप्टर का मुख्य नाम जो है विद्युत क्षेत्र है, इसलिए हम विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव, ये बहुत आसान चैप्टर है, उसके बारे में हम सारा सीखेंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम फिर आगे की बात करेंगे कि आवेशों का गुणधर्म क्या है, कूलाम का नियम क्या है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है।